हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी 365 जो कि हमारे यहाँ पे एक्सटेंडेड क्लासरूम मटेरियल की है। जुलाई अगस्त की यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उससे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो इकोनॉमी की एक लेसन आ चुकी थी, कुछ लेसन बाकी है, उसे मैं अभी कंप्लीट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोर्टल चैम्पियन हो गया, जिसमें कि एमएसएमई की जितनी भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व किया जाता है और ये ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगी। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका ई गवर्नेंस की जो एस्पेक्ट है उसको बहुत तरीके से ये कवर किया जाता है। इसी के साथ एमएसएमई समाधान पोर्टल भी है, जिसमें कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को हमारे देश में ये एम्पावर किया गया है कि वो डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं अपने केसेस को, अगर उनको डिलेड पेमेंट मिल रही है, यानी कि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट सीपीएसई और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर उनको पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रही है तो वो इसका कंप्लेन भी कर सकते हैं एमएसएमई समाधान पोर्टल में। ट्रेड्स भी है। उसके बाद ये आपकी फैक्टरिंग रेगुलेशन बिल लाई जा रही है। तो अभी तो ये बिल है, जब ये बन जाएगा कानून तब इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि यहाँ पे देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे एम्पावर किया गया है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं जो भी फैक्टरिंग यहाँ पे बिजनेसेस है। ओके, अब आते हैं इंडियन की जो शिपिंग इंडस्ट्री है, इसके बारे में देख लेते हैं। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट के द्वारा एक स्कीम अप्रूव की गई है, जिसमें कि जो मर्चेंट शिप्स है उनके लिए यहाँ पे बातें की जा रही है। तो क्या शिपिंग इंडस्ट्रीज़ जो है हमारे इकॉनमी में प्ले करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, ये देखें। तो 90% जो कंट्रीज़ की ट्रेड है बाय वॉल्यूम वो यहाँ पे आपका सी के थ्रू होता है। और कोस्ट लाइन जो आप देखोगे कि हमारा टोटल कोस्ट लाइन कितनी यहाँ पे किलोमीटर में, तो 7,517 किलोमीटर। यहाँ पे आपको 12 मेजर्स और 187 माइनर पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कि इस तरीके का शिपिंग और ट्रांसशिपमेंट का काम होता है। जितने भी शिप्स वगैरह आते हैं और वो सारे काम होते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका जो सामान वगैरह होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत सारे बेनिफिट देते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे लार्ज, आप देखो कि ट्रांसपोर्ट लार्ज फ्रेट कैपेबिलिटीज़ है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, इको फ्रेंडली भी है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं जितने भी कोस्टल रीजन में रहने वाले लोग हैं। तो इसलिए शिपिंग इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इकॉनमी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये देखते हैं कि कैसे मैरीन जो है वो हमारे नेविगेशन बिल 2021 जो आई है उसके लिए कैसे ये हेल्प करेंगे। तो अभी ये बिल है कि कानून नहीं बना है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि बिल पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, जो जितने एक्ट्स है उस पर फोकस कीजिए। मेजर अगर ऑपरेशनल इश्यूज देखें जो शिपिंग इंडस्ट्रीज़ को आज के डेट में, तो लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। इट मीन्स कि जितनी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए उस हिसाब की कैपेसिटी नहीं है। पुअर पोर्ट एफिशिएंसी है, पोर्ट भी उतने बेटर तरीके के यहाँ पे एफिशिएंट नहीं है। गवर्नमेंट इश्यूज देखने को मिलेगी, गवर्नेंस इशू, साथ ही कनेक्टिविटी इशू देखने को मिलेगी और लिमिटेड एफडीआई या फिर प्राइवेट पार्टिसिपेशन है। सो दीज आर द इश्यूज। तो इश्यूज तो नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि शिपिंग को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए फ्लैगिंग को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए मर्चेंट शिप्स में क्या क्या स्कीम्स लाए गए हैं। तो ये एक स्कीम्स है जो कि इसको कहते हैं स्कीम्स फॉर प्रमोशन ऑफ फ्लैगिंग इन मर्चेंट शिप्स। तो फ्लैगिंग क्या होता है पहले आप ये समझ लो, फिर आप समझ पाओगे कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। फ्लैगिंग इन जो है एक प्रोसेस है जिसमें कि वेजल्स को ऐड किया जा रहा है नेशनल रजिस्ट्री में, और ये लीगल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। इट मीन्स कि कानूनी तौर पे यहाँ पे सारे मर्चेंट शिप्स जो है उनको रजिस्टर्ड कराना होगा स्टेट में। इट मीन्स कि जो भी राज्य के होंगे, जैसे मान लीजिए कि तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में अगर यहाँ पे एडिशन करनी है, कोई नए वेजल्स को यहाँ पे लाना है, तो वो यहाँ पे इस राज्य सरकार के साथ वो रजिस्टर कराएंगे और नेशनल रजिस्ट्री होती है उसमें ये एडिशन अगर करनी है नए वेजल्स वगैरह सबको, तो वो यहाँ पे एडिशन करा सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्लैगिंग इन। ओके, तो ये फ्लैगिंग इन के लिए यहाँ पे स्कीम्स आई है। एक्चुअली ये सब्सिडी स्कीम्स है जिसमें कि हमारी डोमेस्टिक शिपिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट की जाएगी, और वो भी ग्लोबल टेंडर्स के लिए। और ये मिनिस्ट्रीज़ होंगे, यहाँ पे सीपीएसईज होंगे जो कि कार्गो इंपोर्ट के लिए ये सारा काम करेंगे। एक्चुअली इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे देखिए कि हमारी जो फ्लीट साइज़ है, इट मीन्स कि हम लोग इकोनॉमिक, कमर्शियल और स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएंगे। हमारी कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पे इंक्रीज़ हो पाएगी। हमारी ट्रेनिंग और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इंडियन सी फेयरर्स के लिए वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो पाएगा। साथ ही फॉरेन एक्सचेंज को हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर पाएंगे और टैक्स कलेक्शन भी इंक्रीज़ हो पाएगा। साथ ही डेवलपमेंट हो पाएगी जितनी भी हमारी एंसिलियरी इंडस्ट्री है, जैसे कि शिप को रिपेयर करना है, बैंकिंग करनी है, बहुत तरीके की चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है, तो वो सारी चीज़ों में हमारी जो सर्विसेज है वो यहाँ पे इन्हेंस हो पाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ये स्कीम लाया गया, इसके बारे में याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म। तो ये क्या क्या है इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहली है दृष्टि। दृष्टि ये डेवलप की गई है सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो बैंगलोर में है। मेनली ये दृष्टि फोकस करेंगे मशीन टूल सेक्टर में। फिर है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन प्लेटफॉर्म, जो कि यहाँ पे मशीन टूल सेक्टर्स की जो इंपोर्ट हम लोग करते थे उसको रिड्यूस किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे संरचना है, एक डिजिटली अनेबल्ड प्लेटफॉर्म है। ये भारत हेवी
केमिकल लिमिटेड के द्वारा लाया गया। एक्चुअली ये फोकस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी और पावर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में। साथ ही काइट है, काइट कहने का मतलब नॉलेज इंटीग्रेशन फॉर टेक्नोलॉजी इनरिचमेंट। ये आईआईटी मद्रास के द्वारा ये इसको डेवलप किया गया। ये वर्चुअल रियलिटी, ऑटोमेशंस और जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ है, रोबोटिक्स है, उसमें ये काम करेंगे। एस्पायर है, एस्पायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में था। ये ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के लिए लाया गया। और टेक्नोवर्स है, टेक्नोवर्स भी आपका सस्टेनेबल मोबिलिटी के लिए इसको लाया गया है। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, अब एकदम रटने मत बैठ जाइएगा। ये सारे प्लेटफॉर्म जो है ना, ये सारे प्लेटफॉर्म आपका 4 पिलर्स पे काम करेंगे, इंडस्ट्री, पीएसयू, एकेडमिक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन ये किसके द्वारा लाई गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। इन दोनों के द्वारा यहाँ पे आप देखो कि नेशनल अर्बन, क्योंकि अर्बन के बारे में बात की जा रही है, तो शहरी क्षेत्र में जहाँ पे भी बात की जाती है उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स निकल कर आते हैं। डिजिटल मिशन है तो डिजिटल मिशन के लिए मीटी है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि ये जो स्कीम है ये 2 मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जिसमें बात की जा रही है कि अर्बन कनेक्टिविटी इंप्रूव की जाएगी। ओके, अब आते हैं आगे, देखते हैं कि इंडिया की जो अर्बन डेटा एक्सचेंज है इसको डेवलप किया गया है स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत। यानी कि स्मार्ट सिटी मिशन एक स्कीम लाई गई थी जिसके तहत ये रखा गया था कि हमारे देश में 100 सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाएगी। स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ पे आपको सारी बेसिक एमिनिटीज़ मिल सके, वो भी हाई लेवल की। ठीक है, और जितनी भी प्रॉब्लम है उन सब की यहाँ पे एड्रेस की जाएगी, इन सबको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप देखो कि सारे इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स को अनेबल की जाएगी कि वो यहाँ पे ओपन सोर्स कोड की रिपोजिटरी को पे कंट्रीब्यूट करें। स्मार्ट सिटी मिशन 2.0 यहाँ पे 2.0 वेबसाइट है जिसको कि रीडिज़ाइन किया गया है, और ये एक सिंगल स्टॉप है जिसमें कि सारे स्मार्ट सिटीज़ इनिशिएटिव्स को इंक्लूड की गई है। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है। अब आते हैं नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन में। एक्चुअली नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन की बात करें तो ये आप लोग को नाम में ही पता है कि यहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिएट की जाएगी अर्बन इंडिया में, और 3 पिलर है। इट मीन्स कि पीपल, प्रोसेस एंड प्लेटफॉर्म। यहाँ पे अगर हम लोग देख ले कि इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहले कि नेशनल अर्बन जो ओपन डिजिटल यहाँ पे आपका इकोसिस्टम है उसको क्रिएट करना है। साथ ही ओपन स्टैंडर्ड और इन्फोर्स किया जाएगा कि ओपन स्टैंडर्ड को यहाँ पे अडॉप्ट किया जाए, रजिस्टर की जाएगी अप्रोप्रिएट लेवल पे। और साथ ही जो डेवलपमेंट है नेशनली इसके स्केलेबल एप्लीकेशन सिस्टम, इसको भी प्रमोट की जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि ओवरऑल डिजिटली जो है यहाँ पे सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं लॉजिस्टिक सेक्टर। लॉजिस्टिक सेक्टर इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक प्लान अनवील किया गया है जो कि है फ्रेट स्मार्ट सिटी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे देश में लॉजिस्टिक सेक्टर्स का क्या हालचाल है। आज के डेट में अगर आप देखो तो ट्रांसपोर्टेशंस जो है वो आपका कंसीडर किया गया कि मोस्ट क्रूशियल लॉजिस्टिक्स है, एक्टिविटी है हमारे देश में, जिसमें 50 to 60% जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वेयर हाउस से निकल कर आता है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि लॉजिस्टिक कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। तो सबसे पहले आप देखो कि ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा किससे होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो सामान का आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ये रोड के द्वारा 36% है, रेल आपका सेकंड नंबर पे आता है 19%, एंड देन यहाँ पे वाटर आती है 5%, एंड देन यहाँ पे एयर आता है आपका 1%। तो ये जो लॉजिस्टिक सेक्टर्स की बात की जा रही है ये इंडिया में ही बात की जा रही है, इसलिए इस ट्रांसपोर्टेशन जो कैटेगरी है इसको ध्यान रखिएगा कि रोड है, देन रेल है, देन वाटर है, एंड देन एयर है। ओके, उसके बाद वेयर हाउसिंग आप देख सकते हो 24% तक यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। तो साइज़ अगर हम लोग अपनी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की देखें तो ये $215 बिलियन तक का है। यहाँ पे 22 मिलियन लोगों की लाइवलीहुड डिपेंडेंट है, यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड है। और साथ ही साथ ये सेक्टर्स जो है आप लोग देखो कि 10% हमारे इनडायरेक्ट जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको डिक्रीज़ करती है, जिससे कि हमारा यहाँ पे ग्रोथ हुआ है 5 to 8% एक्सपोर्ट में। साथ ही इन्वेस्टमेंट वगैरह बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे कि हेल्दी आउटलुक देखने को मिल रही है कि हमारे इंडियन की जो फ्रेट सेक्टर है, इट मीन्स कि जो सामान वगैरह का जो सेक्टर है ना उसमें अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ हुई है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एक बार निकल कर आता है, ये आपको 2018 की देखने को मिलेगी, जिसमें हमारी रैंक 44 थी। और इसमें एक्चुअली आप देखो कि जो मेज़र किया जाता है जिसमें कि वर्ल्ड बैंक की रैंक कंट्रीज़ को देखा जाता है। अगर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो ये वेटेड एवरेज है कंट्रीज़ की, जिसमें कि 6 की डायमेंशंस देखी जाती है। फर्स्ट वन इज़ एफिशिएंसी, देखा जाता है कि जो किसी देश की जो लॉजिस्टिक है वो कितनी एफिशिएंट है, क्लियरेंस प्रोसेस कितनी है, स्पीड कितना है, सिंप्लिसिटी कितनी है, और कितनी फॉर्मेलिटीज़ करते हैं। तो ये सारे देशों की लॉजिस्टिक सेक्टर्स की देखी जाती है एफिशिएंसी। सेकंड है कि कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट मीन्स कि उस देश में पोर्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं, रेल रोड कितने हैं, रोड्स कितने हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरीके से डेवलप्ड है। थर्ड है कि ईज़ ऑफ अरेंजिंग देखने को मिलती है कि कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड शिपमेंट्स कितनी हैं।
साथ ही कॉम्पिटेंस एंड क्वालिटी कितनी है, लॉजिस्टिक सर्विस तो प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी किस हिसाब से ये भी मेजर किया जाता है। ट्रैक एंड ट्रेस की जाती है कंसाइनमेंट, और टाइमलाइन देखा जाता है कि कितने टाइम में ये जो फिक्स टाइम है उसमें ये डिलीवर करते हैं कि नहीं करते हैं। सो दीज आर द 6 की डायमेंशन, क्योंकि देखिए ये अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बना हुआ है, तो मे भी यहाँ पे आपसे डायमेंशंस पूछा जा सकता है। रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनलैंड वेसल्स बिल्स लाई जा रही है, तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि डोंट फोकस ऑन दिस टाइप ऑफ बिल्स। जब ये एक्ट बन जाएगा तो फिर हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, इंडाइसेस देख लेते हैं न्यूज़ में कौन कौन है। इससे देखिए 1-2 क्वेश्चन फंसने की चांसेस होती है। हालांकि लास्ट 1-2 साल से इंडेक्स में यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट ऐसा भी आप लोग को रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोग को जरूर सजेस्ट करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि हर साल अनप्रिडिक्टेबल पेपर निकल कर आता है। आप लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि यूपीएससी इस बार क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम ऑल द साइड्स। ओके, तो यहाँ पे इंडाइसेस जो है देख लीजिए, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है। ये जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है ये कुशमैन्स वेक्सफील्ड 2021 की है, जिसमें कि इंडिया के द्वारा कहा गया है कि यूएस को वो ओवरटेक कर चुके हैं और सेकंड मोस्ट यहाँ पे सॉट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन ग्लोबली बन चुके हैं। आज की भी डेट में आप देखो कि मैन्युफैक्चरिंग में सबसे फर्स्ट नंबर पे चाइना है। अगर ग्लोबल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे एडवांटेजियस लोकेशंस को यहाँ पे देखा जाता है, और 47 कंट्रीज़ में, जो कि यूरोप, अमेरिका और एशिया पैसिफिक वाले रीजन में देखने को मिलता है। इस रैंकिंग में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर रेंज ऑफ फैक्टर देखी जाती है कि रिस्क एंड कॉस्ट कितना है, और पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिस्क कितनी है, मार्केट यहाँ पे कंडीशन कैसी है, मार्केट एक्सेस कितना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में देखी जाती है। नेक्स्ट वन इज़ फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। आई थिंक कि दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो देख लेते हैं, फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, इट मीन्स कि हर एक लोगों को बैंक अकाउंट तक लेकर आना, हर एक लोगों के पास बैंक अकाउंट होनी चाहिए, ठीक है, लोगों को बैंकों से जोड़ना। ये कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है, जिसमें कि देखा जाता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक्सटेंड कितनी हुई है हमारे देश में, और ये आरबीआई के द्वारा रिकमेंड किया गया, क्योंकि आरबीआई के द्वारा आप देखो कि नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन लाई गई है 5 साल के लिए, 2024 तक का टारगेट है। यहाँ पे डिटेल रखी जाती है बैंकों की, इन्वेस्टमेंट की, इंश्योरेंस की, पोस्टल की और पेंशन सेक्टर्स की। साथ ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी कैप्चर किया जाता है डिफरेंट आस्पेक्ट जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का है। फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स अगर हम लोग देखें तो 2021 में ये 53% बताई जा रही है, और 3 ब्रॉड पैरामीटर है। सबसे पहले एसेस, यानी कि कितने लोग जो है बैंकिंग फैसिलिटी को एसेस कर पा रहे हैं और कितने लोग यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों की बैंक में अकाउंट होती है बट यूज़ नहीं करते, तो यूज़ कितना कर पा रहे हैं, एंड क्वालिटी किस तरीके की है, तो ये 3 यहाँ पे देखा जाता है। अगर फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स देखें तो इसमें कोई बेस ईयर नहीं है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट आपका बन जाएगा कि 2013-14 बेस ईयर है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसमें कोई बेस ईयर नहीं है। अब देख लेते हैं इकोनॉमिक कंसेप्ट, जो कि न्यूज़ में रही है। छोटे छोटे वर्ड होते हैं जिससे कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, डायरेक्ट हिट होते हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखिएगा। लिबॉर है, लिबॉर बहुत न्यूज़ में रहा है। सबसे पहले ये समझिए कि एक्चुअली ये है क्या। तो लिबॉर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसे कहते हैं लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है। ये एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है। इट मीन्स कि जैसे आप लोग देखते हो कि हमारे यहाँ भी एक बेसिक इंटरेस्ट रेट होता है, तो ये भी एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, जिसके नीचे जाकर जो है ग्लोबल बैंक किसी को भी लेंड नहीं करेगी, यानी कि यहाँ पे आपका जो है लोन नहीं देगी, वो भी इंटरनेशनल इंटरबैंक मार्केट के लिए ये कहा गया है, और शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए इस तरीके का आपका बेंचमार्क रख दिया गया है। तो लिबॉर जो है ये आप लोग देखो कि यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक एडवाइजरी दी गई है बैंकों को और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि वो ट्रांजिशन कर सकते हैं लिबॉर से, और कब से, तो दिसंबर 2021 से कोई भी वाइडली एक्सेप्टेड जो अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट है उसके जैसा। जैसे कि आप देखते हो कि और भी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन इंटरबैंक ओवरनाइट कैश रेट है, सैरन है, स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट है। लिबॉर विल बी फेज आउट बाय 30 जून 2023, तो 2023 तक ये रहेगा, इसके बाद इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये इंटरनेशनल जो आप लोग देखते हो कि इंटरनेशनल ग्लोबल बैंक में इससे कम में जो है दूसरे कंट्रीज़ को यहाँ पे लोन नहीं देना है, तो ये एक आपका जो है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट सेट किया गया है, जिसे हम लोग लिबॉर कहते हैं। नेक्स्ट है लॉन्गेटिविटी फाइनेंस। तो लॉन्गेटिविटी फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे IFSCA है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, जिनके द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, और ये एक रिकमेंड दे रहे हैं किसमें, तो लॉन्गेविटी फाइनेंस हब के डेवलपमेंट में। अब हमें ये लॉन्गेविटी फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? ग्लोबल में ये एस्टिमेट किया गया है कि 1 बिलियन पीपल होंगे, वो भी सिल्वर जनरेशन्स में,
तो यहाँ पे कंबाइंड स्पेंडिंग पावर कितनी होगी, खर्च करने की पावर कितनी होगी, तो 15 ट्रिलियन डॉलर तक होगी। यहाँ पे आप देखो कि डेवलपमेंट किया जाएगा मेडिसिनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। फर्दर इसमें जो है लाइफ स्पैन एक्सपेंड किया जाएगा, लॉन्गविटी जो सिल्वर जनरेशन की है उसको यहाँ पे एक्सपेंड किया जाएगा। तो देखिए गोल्डन जनरेशन किसे कहते हैं, जिसकी 50 ईयर्स हो जाती है, 25 ईयर्स हो गया है तो ये सिल्वर जनरेशन होती है, तो उसकी यहाँ पे लॉन्गविटी फाइनेंस के लिए बात की गई है। पेमेंट सर्विस की बात करें तो आरबीआई के द्वारा यहाँ पे पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स इशू की गई है, एक फ्रेमवर्क लाया गया है। ये फ्रेमवर्क आप लोग देखो कि हमारे देश में जो कानून है ऑलरेडी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 उसके तहत ये फ्रेमवर्क तैयार की गई है कि और भी कितना जो है यहाँ पे आप लोग देखो कि पीएसओ पब्लिक पेमेंट सर्विस जो ऑपरेटर है इसके द्वारा पेमेंट और सेटलमेंट रिलेटेड जितनी भी काम है उसको यहाँ पे इसके इस फ्रेमवर्क के द्वारा देखा जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें पीएसओ का, इट मीन्स कि एक इंसान जो ऑपरेट करते हैं वो यहाँ पे पेमेंट सिस्टम के द्वारा जो ऑथराइज़ किया गया है उनको, तो वो किस तरीके से जो है ऑपरेट कर पा रहे हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है और हमारे यहाँ एनपीसीआई है, वीज़ा है, ये सब आप लोग देखो कि कुछ ऑथराइज्ड पीएसओ है हमारे देश में। जब भी आप पेमेंट वगैरह करते हो तो आप लोग देखते हो कि यूपीआई यूज़ कर रहे हो, तो यूपीआई किसके द्वारा बनाया गया है, एनपीसीआई के थ्रू। और आप लोग अगर और कोई भी मोड यूज़ कर रहे हो तो वो किसी न किसी के द्वारा यहाँ पे ऑथराइज़ किया गया है हमारे देश में। तो जो भी यहाँ पे ऑथराइज़ किया गया है उसको यहाँ उसके लिए यहाँ पे एक फ्रेमवर्क तैयार की गई है आरबीआई के द्वारा। इस फ्रेमवर्क में क्या है कि मिनिमम स्टैंडर्ड रखा गया है, जिससे कि जो रिस्क यहाँ पे निकल कर आता है पेमेंट के टाइम में, समटाइम्स आप देखते हो कि पेमेंट करते हो तो आपका सामने वाला के पास पैसे चले जाते हैं लेकिन आपको पेंडिंग में दिखता है, या फिर आपके मनी डिडक्ट हो जाते हैं और वापस से फिर आपके मनी क्रेडिट नहीं होता है। तो बहुत तरीके की प्रॉब्लम आपको पेमेंट मोड में भी देखने को मिलता है। तो वो सारे जो यहाँ पे रिस्क निकल कर आ रहे हैं उसको मिनिमम करने का कोशिश किया जाएगा। अर्लियर क्या था कि आरबीआई के द्वारा यहाँ पे पीएसओ को अलाउ किया गया था कि वो डायरेक्ट मेंबरशिप कर सकते हैं सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम से। जैसे सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम क्या है हमारे देश में, तो आरटीजीएस है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स, जो कि आप अगर 2 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हो तो रियल टाइम में जिसको आप सेंड कर रहे हो उसके पास रिसीव हो जाएगा। फिर ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र है, जिसमें कि थोड़ा टाइम लगता है, हाफ एन आवर का टाइम लगेगा अगर आप यहाँ पे किसी को भी फंड ट्रांसफ़र करते हो तो ये दोनों सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है। तो ऑलरेडी इसमें जो है आपका पीएसओ को, इट मीन्स कि यहाँ पे जो पेमेंट सर्विस ऑपरेटर है इसमें आपका अलाउ किया गया है। अभी एक नया फ्रेमवर्क बनाया गया है क्योंकि आज के डेट में ऑनलाइन और डिजिटाइजेशन, डिजिटल जो आप लोग देखो यूपीआई हो गया, भीम हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रही है, बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है इनका मार्केट और इनके यूज़र्स, तो इसलिए इस तरीके का फ्रेमवर्क लाया गया है आरबीआई के द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और इनिशिएटिव जो कि न्यूज़ में रहे। दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन से तो क्वेश्चन बनते ही है, तो आप लोग को भी यहाँ पे अवेयर होना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। अफ्रीकन ओपन डील, तो ये डील आपसे पूछा जा सकता है किससे है, तो अफ्रीकन ओपन डील ये आपका इनिशिएटिव है। एक्चुअली ये फर्स्ट कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेगा जो कि अफ्रीका बन चुका है, जिसमें कि कंप्लीट कलेक्शन है एक्यूरेट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड हार्मोनाइज्ड डिजिटल लैंड यूज़ का और लैंड यूज़ चेंज डेटा का। इट मीन्स कि आज के डेट में आप देखो कि जैसे लैंड यूज़ हो रहा है तो इसकी सारी डेटा जो है वो डिजिटल कर दी गई है। साथ ही जो लैंड यूज़ पैटर्न आज के डेट में चेंज हो रहा है, जिसके कारण हम लोग कह रहे हैं कि ये वन ऑफ द कॉज है क्लाइमेट चेंज का, तो उसके बारे में भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन आपको अफ्रीका में मिलेगा। ठीक है। सेकेंड है यहाँ पे सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज। तो अगर हम लोग डिजिटल इनिशिएटिव का पार्ट देखें जिसमें कि लॉजिस्टिक इफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है, तो गवर्नमेंट के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि आज की डेट में जो प्रेजेंट मैनुअल प्रोसेस है जनरेशन का, एक्सचेंज और कंप्लाइंसेस ऑफ लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट की, तो ये जो आपको देखने को मिलेगा ये इसको रिप्लेस किया जाएगा विद डिजिटाइज्ड, सिक्योर एंड सीमलेस डॉक्यूमेंट एक्सचेंज सिस्टम। इट मीन्स कि आप समझो कि ऑनलाइन करने की बात की जा रही है। फिर है प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, तो प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज़ फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। आरबीआई के द्वारा जो है आप देखो प्रिज्म है, एक वेब बेस्ड यहाँ पे इंड टू इंड वर्कफ्लो ऑटोमेशन सिस्टम कहा गया है, जिसमें कि जो हमारी कंप्लाइंसेस है सुपरवाइज्ड एंटिटीज़ के द्वारा इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, जिसमें कि बैंक होंगे और एनबीएफसीज भी होंगे। प्रिज्म क्या है, इसमें बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसका एम है कि यहाँ पे जो हमारे सुपरवाइज्ड एंटिटीज़ है उसको हेल्प करना है कि वो अपने इंटरनल डिफेंस को स्ट्रेंथन करे, रिलायंसेस को स्ट्रेंथन करे, और साथ ही साथ फोकस किस पे दे, तो रूट कॉज एनालिसिस में। ओके, तो ये यहाँ पे आपकी जितनी भी बातें हैं इन सबको ध्यान रखिएगा। और इकॉनमी की पोर्शन हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे इन्वायरमेंट की पोर्शन, तो ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सारे लेसन्स अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल हो रहे हैं लास्ट मोमेंट में, तो उसके लिए लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।